एक कंपनी है जो महारत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, उसका नाम है एनटीपीसी। नाम सुना है इसका? एनटीपीसी एक कंपनी है जो अपनी एक ब्रांच सिंगरौली नाम की जगह पर स्टैब्लिश की है। कहां पर? सिंगरौली नाम का एक प्लेस है भैया। ओके, सवाल क्या है इसका? पूछ रहा है कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इससे रिलेट करता हुआ दो स्टेटमेंट है, वो सवाल पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के नॉर्थ रीजन में स्थित है, यानी कि जो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट है उसके नॉर्थ रीजन में। और दूसरा सवाल ये पूछ रहा है, मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कि यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी यूनिट है। इसमें से आपने, हमें जहां तक पता है, सिर्फ आपने ये बात सुनी बस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका फुल नेम नहीं पता। हाँ, ऐसा करके है बट पूरा हाँ, आप सही बोल। सिंगरौली के बारे में पूछ रहा है, मतलब सिंगरौली कहां पर है, क्या ये बात जो कोई स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट। समझ में आ रहा है? रीजन एरिया कहां से जा रहा है, यानी कि ये ज्योग्राफी का सवाल है। हाँ, ज्योग्राफी का सवाल है। दूसरा सवाल देखो, ये पीसीएस 2021 का पेपर है, ये पहला सवाल पूछा है। पीसीएस 2021 का पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ रहा है, ये करंट का सवाल है, जो अगला सवाल 2019 और 20 में इंडिया ने ट्रेड के थ्रू सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ किया, यानी कि इंडिया दुनिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड कर रही है। 2019 और 20 में डेटा आया होगा, करंट का सवाल है कि दुनिया में सबसे ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड कर रही है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान और संयुक्त अरब अमीरात। अब पहले ये बताओ, इनमें से चारों वर्ल्ड के चारों देशों के नाम सुने आपने कभी? ठीक, सवाल पूछा जा रहा है, समझ आ गया? किसके साथ होना चाहिए उसे खुद का मानो? यूएस के साथ। ठीक, कुछ तो ऐसे सवाल है जो आपने कभी सुने ही नहीं, जैसे इक्वालिटी का सवाल है, इसको शायद आप लोगों ने सुना हो। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, ये शब्द सुना है कि? हाँ, अभिभाषण इंग्लिश में इसको बोला जा रहा है दूसरा सवाल, इसमें दिखाई नहीं रहा। कोविड-19 नाम की बीमारी आई थी उसी टाइम। पूछ रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 के लिए, हाँ स्पीच का मतलब, लेकिन स्पीच अलग चीज है, विशेष अभिभाषण बहुत अलग है ना, दोनों अलग बात। पॉलिटिकल फंक्शन बहुत अलग तरीके से समझ जाएगा। कोविड-19 महामारी के समय इस ऑर्गेनाइजेशन ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में चेंज करने का काम किया, यानी कि पहले उससे नाइट्रोजन जनरेट हो रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई तो नाइट्रोजन से उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया। ये काम किसने किया? आईआईटी बम्बई ने किया। दूसरा सवाल एक हिस्ट्री का सवाल है, इसमें अगला पूछ रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरशाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। मतलब सवाल का क्या है, सवाल समझ में नहीं आया। हाँ, पूछ रहा है एक विदेशी पत्रकार का आपको नाम बताना है जिसमें नाम है फ्रांसिस लुई, मार्क टूली, ग्रेग मिलर एंड फिलिप स्प्रेट। ये चार पत्रकार
पत्रकारों के नाम है जो जर्नलिस्ट हैं। इनमें से एक व्यक्ति का नाम बताना है जिसने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में बताया। इसका सीधा रिलेशन है गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से, यानी कि गांधी जी के द्वारा 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जिसे हम लोग इतिहास में दांडी मार्च कहते हैं, है ना। दांडी मार्च में गांधी जी 1931 में इस चीज को स्टार्ट करते हैं। अपने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक जगह पर जाते हैं जो समुद्र के किनारे है। वहां पर वो 12 अप्रैल को अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। वह ये था कि 1931 से भी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत के लोगों पर जो सबसे बेसिक नीड की जरूरत थी, नमक, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको नमक की नीड थी। इतनी बेसिक चीज पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, जिसके खिलाफ में गांधी जी ने दांडी मार्च किया। गांधी जी को लगता था कि बहुत बेसिक नीड की जरूरत है, ये एक ऐसी चीज है जो सभी को जरूरत पड़ती है, तो ऐसी चीज पर कभी भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो वो गलत कर रही है। तो हम गवर्नमेंट के इस गलत डिसीजन का विरोध करेंगे, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमें इस ऑर्डर को फॉलो ना करने की वजह से अगर कोई दंड देना चाहे, पनिश करना चाहे तो करे, हमें इस बात से लेना देना नहीं। तो इसलिए गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? तो धरसाना नाम की एक जगह है, धरसाना नाम की एक जगह है जो महाराष्ट्र गुजरात के आसपास में पड़ती है। धरसाना एक फैक्ट्री का नाम है। कैसी फैक्ट्री थी? जो नमक यानी कि सॉल्ट को बनाने का काम करती थी। गांधी जी को उस नमक फैक्ट्री पर जाना था, वहां के लोगों को लीड करने के, और वहां के जो वर्कर्स थे उनको बोलना था कि तुम हमारे सामने नमक बनाओ इस फैक्ट्री में। जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो उस नेतृत्व को, यानी गांधी जी का पद जो था वैकेंट हो गया, वो लीड करने वाले थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको फुलफिल करने के लिए सरोजिनी नायडू गए। कौन गया? सरोजिनी नायडू गई। सरोजिनी नायडू को भी अरेस्ट कर लिया गया। किसको अरेस्ट किया गया? सरोजिनी नायडू को भी अरेस्ट किया गया। तीसरा व्यक्ति जो गया वो हसन इमाम साहब गए, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया लीड करने के लिए। चौथा गांधी जी का बेटा देवदास गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। समझ आया? और मामला क्या है इसमें कि जो सत्याग्रही थे, सत्याग्रहियों को गांधी जी ने ऑर्डर दिया हुआ था कि ऐसा करने के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो तुम्हारे ऊपर लाठियों से मार करेगी। आप मार खाइएगा, लाठी पकड़ने की कोशिश मत करना, सिर्फ आगे बढ़ना। ऐसी संख्या लगभग 1200 के आसपास है। कितनी? 1200। और 1200 को 1200 पार्ट में डिवाइड किया गया था गांधी जी के द्वारा, यानी कि 100 का ग्रुप आगे बढ़ता है। समझ आ रहा है? यानी कि फैक्ट्री पर कंट्रोल करने के, फैक्ट्री पर कब्जा करने के। तो 100 लोगों का एक ग्रुप जब फैक्ट्री के गेट के सामने आ जाता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी, यानी कि इंडियन पुलिस थी, भारतीय लोग थे, वो सारे के सारे पुलिस वाले लाठियों से उनके सर पर बेतहाशा प्रहार करते, तब तक मारते जब तक वो लोग चोटिल होकर के ब्लड निकल करके वहीं बेहोश न हो जाते। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति पुलिस की लाठी का विरोध नहीं करता था कि लाठी पकड़ ली, गांधी का ऑर्डर। ऐसे करते हुए 1200 लोग मारे गए। पता नहीं कितने मर गए, पता नहीं कितने बेहोश हो गए, पता नहीं कितने की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस घटना को वहां पर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था बेग मिलर। क्या नाम था? कोई ऑप्शन नहीं। क्या नाम है? बेग मिलर नाम का एक अमेरिकी पत्रकार था जिसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा। उसने पहली बार इस रिपोर्ट को छापा कि मैंने अपने जीवन में इस तरह के कभी सत्याग्रही नहीं देखे, और उस व्यक्ति का चरित्र देखो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखो कि जिसके एक बात कहने पर ये 1200 लोग अपनी जान देने को तैयार हो। गांधी जी का आदेश था कि लाठी नहीं पकड़नी। समझ आ रही है? हमारे जो युवा हैं वो गांधी जी को गरियाना चालू कर देते। 1200 लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो रहे थे।
इसका मतलब कुछ बात रही होगी उस आदमी की, 1200 लोग मार खाने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। हाँ, ये दूसरा सवाल है, अगर आप लोग बता पाएंगे, पॉलिटी का सवाल है। भारत में जो मंत्री परिषद होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मंत्री परिषद होती है और एक मंत्रिमंडल होता है, जैसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं, है ना। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक होता है मंत्रिमंडल। तुममें से कोई बता सकता है कि भारत के संविधान में फर्स्ट टाइम मतलब कितनी बार कैबिनेट शब्द का यूज किया गया? ये सवाल पीसीएस का है, ये सवाल तो नहीं है लेकिन ये सवाल पूछा गया है। भारत के संविधान में कितनी बार कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? एक। मंत्री परिषद का शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? दो बार। पूछ रहा है भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है क्या? रिस्पॉन्सिबल है क्या? ओनली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राज्यसभा के प्रति। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद है वो सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति। दूसरा सवाल, 2021 को किसी कंट्री के एक विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका नाम है एंथोनी ब्लिंकन। क्या नाम है? एंथोनी ब्लिंकन। भारत के साथ सहयोग की भूमिका में आए, मतलब इन शॉर्ट में बताऊं तो भारत और अपने देश के बीच में व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए आए थे। कौन? एंथोनी ब्लिंकन। पूछा जा रहा है किस देश के विदेश मंत्री? तो सबसे ज्यादा बेहतर व्यापार हमने किसके साथ किया? अमेरिका के साथ। यदि आपको नहीं होता वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन। तीसरा, अगला सवाल, जो सामाजिक विकास का कॉन्सेप्ट है, सोशल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये लगभग 3 फेज में कंप्लीट होता है। 3 फेज में कंप्लीट होता है, 3 फेज में कंप्लीट होता है। यानी कि ये सामाजिक विकास की थ्योरी है तो 3 फेज में कंप्लीट होती है। ऐसा पहली बार कौन बता रहा है? नाम है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑलकॉट पर्सन्स, ऑगस्ट कॉम्टे। ये सवाल आंसर आ जाएगा अगर आपको ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में जानकारी हो। ऑगस्ट कॉम्टे को भारतीय समाजवाद का जनक माना जाता है। तो सामाजिक डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑगस्ट कॉम्टे। ब्लूबेरी सिंड्रोम नाम सुने कभी? ब्लूबेरी सिंड्रोम। पूछ रहा है कि ये जो ब्लूबेरी सिंड्रोम है ये किस चीज की कमी की वजह से होता है? तो नाइट्रेट की कमी की वजह से। इसकी नाइट्रेट। बॉटुलिज्म एक शब्द होता है, वो क्या होता है? पूछा गया बॉटुलिज्म, नाम ही नहीं सुना ना? BATULISM, बॉटुलिज्म। जो भोजन होता है ना, जब उसमें संक्रमण हो जाता है, कुछ उल्टी सीधी चीजें आ जाती, वायरस या बैक्टीरिया आ जाती, इसे बॉटुलिज्म कहते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अभी मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, राइट। 2021 में एक शहीद हुए, एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती यानी कि बर्थडे के दिन, है ना, मतलब उनका बर्थडे कहां पर मनाया गया? आजादी के अमृत महोत्सव 2021 के दौरान भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती कहां मनाई गई? मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल का बर्थ प्लेस क्या है। तो रामप्रसाद बिस्मिल हमारे यहाँ काकोरी कांड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। किस कांड से? काकोरी कांड से। ये क्या है? ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। काकोरी कांड क्या है? ये 9 अगस्त 1925 में 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ की तरफ एक ट्रेन आ रही थी जिसका नाम था पेन डाउन ट्रेन। क्या नाम है ट्रेन का? पेन डाउन ट्रेन।
है ना। कल्पना ये बताओ कि 10 डाउन स्ट्रीट किसका निवास स्थान है? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, बताया है ना, ब्रिटिश पीएम 10 डाउन स्ट्रीट में। तो 10 डाउन नाम की एक ट्रेन थी जिसको लूटने का काम किया था। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सचिन नाथ सान्याल, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने उस ट्रेन के माध्यम से आ रहे बम, कारतूस, बंदूक, पैसे को लूटने का काम किया था, ताकि लूट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को मारा जा सके। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी उसमें शामिल थे, और एक बहुत बड़ा व्यक्ति शामिल है उसमें, जिसका नाम है अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान नाम के एक क्रांतिकारी हुए जिन्हें फांसी की सजा दी गई इसी काकोरी कांड में। यानी कि कुल 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये 4 लोगों को फांसी की सजा हुई काकोरी कांड की वजह से। समझ आ रहा है? सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी की सजा दी गई। अगर तुम दोनों को रिकॉल हो रहा हो तो जब बीडी सावरकर पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था ना कि मर्सी पिटीशन दायर कर रहे थे बीडी सावरकर। मैंने बताया था ये खुद नहीं दायर कर रहे थे, कौन दायर कर रहा था? सचिंद्र नाथ सान्याल दायर कर रहे थे। ये वही सचिंद्र नाथ सान्याल है जिन्हें काकोरी कांड की वजह से काला पानी की सजा हुई, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल भेजा गया था। ये वही सचिंद्र नाथ सान्याल हैं जिन्होंने 1924 में यही कानपुर में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन बनाया 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सचिंद्र नाथ सान्याल क्यों पहला व्यक्ति है जिसने क्रांतिकारियों की बाइबल जिसे कहा जाता है उस किताब लिखी जिसका नाम है बंदी जीवन। यानी कि उन्होंने बड़ी शानदार किताब लिखी, नाम है बंदी जीवन। यानी कि अगर उस टाइम में कोई व्यक्ति क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरीज बनना चाह रहा है तो पहला स्टेज इसका यही है कि वो पहले सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई किताब बंदी जीवन को पढ़े। तो सचिंद्र नाथ सान्याल भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी। इसमें सवाल पूछा जा रहा है राम प्रसाद बिस्मिल से कि उनका बर्थ प्लेस का राइट आंसर है शाहजहांपुर, अपने यूपी में है। कहां पर है? यूपी में, शाहजहांपुर। अशफाक उल्लाह खान के बारे में विशेष सवाल ये पूछा है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद पहला मुसलमान व्यक्ति जिसे फांसी की सजा दी गई है, नाम उस आदमी का क्या है? अशफाक उल्लाह खान। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें असंख्य मुसलमानों को मतलब फांसी की सजा दी गई, लेकिन 1857 से लेकर के 1925 के तक किसी भी मुसलमान व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सजा नहीं दी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को समझने लगी थी कि भारत में हिंदुओं, अगर भारत में आजादी, मतलब भारत में अगर रहना है, अपने आप को मजबूत करना है, तो भारत के मुसलमानों के साथ संबंध अच्छे रखने। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत के मुसलमानों से संबंध बहुत अच्छे रखे गए। लेकिन फाइनली अशफाक उल्लाह खान के मैटर में उनको फांसी की सजा दी गई। ऐसे पहले रखती अशफाक उल्लाह खान तो जब फांसी की सजा हो रही थी तो जो उनके हिंदू क्रांतिकारी मित्र थे वो सारे बोल रहे थे भैया तुम बच सकते हो, अपने आप को बचा लो और हम तुम्हारी मदद कर देंगे। जिनकी मौत सचिंद्र नाथ सान्याल की मदद करने को रेडी थे, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल भी, राजेंद्र लाहिड़ी भी, चंद्रशेखर आजाद, सारे मदद करने को रेडी थे कि तुम मुसलमान होने के नाते अगर तुम चाहो तो बच सकते हो, हम तो नहीं बच पाएंगे लेकिन तुम बच पाओगे। अशफाक उल्लाह खान ने बड़े शानदार आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि तुम हिंदू लोग जो हो, कई बार उस आदमी ने इस तरह का शब्द प्रयोग किया, हमें नहीं पता है कि तुम हिंदू लोग इतने स्वार्थी हो सकते हो। क्या तुम हिंदुओं ने ही भारत माता को जंजीरों से मुक्त कराने का ठेका ले रखा है? क्या भारत के मुसलमानों के पास इस तरह की जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आज किसी भारतीय मुसलमान को इस तरह का मौका मिल रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर अच्छा काम इतना ही इस तरह का मौका मिला तो आप लोगों को परेशानी हो रही है। सीधे सीधे आदमी बोल रहा है कि अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ भी दे
तो भी मैं फांसी की सजा, मतलब फांसी पर झूलने के लिए तैयार हूँ। सोचो किस तरह का माइंड का टेम्परामेंट होता था उस टाइम के लोगों का। मतलब हमें लोगों को पता चले जाए हमारी फांसी की सजा होने वाली है, ऐसे हाथ पैर फूल के फूल जाएंगे नहीं, तो मरने वाले हैं, वो आदमी मरने के लिए रेडी है। अगला सवाल देखो कैसे सवाल पूछा गया। एक लोकेशन का नाम है, 4 लोकेशन के नेम है और 4 ट्राइबल कास्ट का नाम है ना, जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं। अलास्का ये प्लेस का नाम है। अलास्का के बारे में पता करो कि कहां है, कहां पर है ये किसका पार्ट है अलास्का इस टाइम? अमेरिका का पार्ट है। पहले किसका पार्ट था अलास्का? रसिया का पार्ट था, जिसको अमेरिका ने खरीद लिया, जिसको अमेरिका ने खरीदा अलास्का को, है ना। पहले रशिया का पार्ट था बट उसको खरीद लिया रशिया से। हाँ, अमेरिका के पास है अलास्का, है ना। अलास्का अमेरिका के आने से पहले ये रशिया का पार्ट था, यानी कि यूएसएसआर का था, है ना। बट अमेरिका ने पैसा देकर के अलास्का को खरीद लिया, किससे? रशिया से। जैसे अपने यहाँ पीओके का मामला है, पीओके वाला मामला चल रहा है ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहते भैया हम बवाल चल रहा है बहुत दिनों से, हमारे पास रुपया है नहीं आटा खरीदने का, हमको इतना पैसा दे दो, पीओके ले लो, तो भारत सरकार आराम से दे देगी, चलो विवाद तो खत्म हो गए, जबकि है भारत का ही। ऐसे ही खरीदा है, यानी कि अलास्का को लेकर के रशिया और यूएसए के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, कोल्ड वार हुआ इन दोनों के बीच में, तो अलास्का खरीद लिया है इसने, अमेरिका ने। पूछ रहा है कि अलास्का में कौन सी जनजाति है? बोर्नियो नाम का एक प्लेस है, वहां पर कौन सी जनजाति है? अरब मरुस्थल है, वहां पर कौन सी जनजाति है? स्वीडन और फिनलैंड है, वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? सोचने वाली बात है बिल्कुल फैक्चुअल डेटा पर सवाल, लेकिन आपको पता नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि किस तरह से पढ़ना है आपको, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से पढ़ना है। पूछा जा रहा है राइबोफ्लोबिन, है ना, मतलब राइबोफ्लोबिन एक एलिमेंट है, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम बताना है, डिसीज। राइबोफ्लोबिन एक बॉडी में पाया जाने वाला एक एलिमेंट है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तुम लोगों ने सुना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पूछा गया है। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। 4 डेट दी गई है, उनमें से एक डेट को चूज करना है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, उसी तरह से ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? पहली बार इस बात को कहां से मनाना स्टार्ट हुआ, ये भी जानना चाहिए आपको, है ना। पहली बार ओजोन क्षरण के बारे में कहां से रिपोर्ट मिली, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली, कब इसका कन्वेंशन हुआ है, कि मॉन्ट्रियल हुआ है, कि क्वेटो हुआ है, इस तरह के बहुत सारे मॉन्ट्रियल समझौते हुए हैं अलग अलग देशों में। दूसरा एक बड़ा शानदार वर्ड है कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कब आया? कार्बन क्रेडिट, कई बार तुम लोग देखना कि कार्बन के उत्सर्जन को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है ना, मतलब कार्बन को फ्लो करना, कार्बन को निकालने वाला काम। जैसे अपने आप धुआं नहीं होता है, फ्लाई ऐश, तो धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, तो उससे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस बात को बोलती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे बोलती हैं कि भैया तुम लोग कार्बन उत्सर्जन को कम करो। मेरी बात को ध्यान से समझो, जैसे अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, चीन है, जापान है, ये लोग क्या बोलते हैं? ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अपने यहाँ इंडिया है, ब्राजील है, इन लोगों से बोलते हैं कि भैया कार्बन का उत्सर्जन कम करो, ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से कार्बन ज्यादा हो और पर्यावरण इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए। जैसे एटॉमिक परीक्षण कर देना, परमाणु का परीक्षण कर देना, उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे ना। तो भारत सरकार कहती है तुम तो डेवलप्ड हो चुके हो, खूब सारा पर्यावरण कार्बन उत्सर्जन करके। भाई बिना कार्बन उत्सर्जन किए आप डेवलप हुए क्या? नहीं हुए। अब हम अभी तो डेवलपिंग है ना, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ये है तुम्हारी, या तो टेक्नोलॉजी हमको दो। भाई अगर हम, जैसे आप लोगों को पीसीएस निकालना है, आप लोगों को पीसीएस निकालना है सपोज करो, और मुझे भी निकालना है सपोज करो, तो मैं कहूं कि 1 साल में निकालना है तुमको और मुझे भी 1 साल में निकालना है, तो तुम ये बात बोलोगे ना कि भैया हमको इतना समय कहां मिला है, अभी तुम जितना पढ़े हो उतना भी हम थोड़े पढ़े हैं, हमें कम से कम 2 साल तो दो।
या अगर हमारे साथ आपको बराबरी करनी है तो हमको भी उस लेवल पर लेके आओ, यानी कि हमको थोड़ी सी सुविधा ज्यादा दो, कोचिंग लगवाओ, कुछ मेंटर रखो, तब तो बराबर पे आएंगे हम आपके, तब 1 साल में निकालेंगे। ठीक वही कंडीशन भारत जैसी कंट्रीज बोल रही हैं कि तुम लोगों ने अपने आप को डेवलप करने के लिए पहले तो डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब जब पर्यावरण खतरे में आ गया तब आप ठीकरा किसके ऊपर डाल रहे हो? डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, यानी कि हमारे जैसे कंट्रीज के ऊपर। तो भैया हम अपने देश का विकास नहीं करें क्या? तुम टेक्नोलॉजी देते नहीं हो, टेक्नोलॉजी देने की बात करते हैं तो तुम कहते हो बहुत पैसा देना पड़ता है, मतलब पैसा मांगते हो हमसे, तो पैसा कहां से ले आए हम? इसलिए हम अभी उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कार्बन उत्सर्जन को लेकर। जहां कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम हो, लेकिन अपने देश का विकास करने के लिए हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे। ये जिम्मेदारी हमसे ज्यादा तुम्हारी है कि तुम इन्वायरमेंट को जितना ज्यादा हो सके उतना सिक्योर करो, और तुम जिम्मेदारी लो कि तुम्हारे यहां से बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है क्या? समझ आ रही है? ये इसी से सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है सवाल? कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहां आया? तो अर्थ समिट में आया, जो समिट हुई अर्थ समिट, और ये हुआ रियो डी जेनेरियो में। कहां है रियो डी जेनेरियो? प्लेस कहां है? गूगल करो, ब्राजील में तो नहीं कहीं। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो कहां है? ब्राजील में है। तुम दोनों बताओगी, तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस है, बताओ जो शून्य काल होता है संसद में, ये क्या होता है? 0 आवर क्या होता है? एक तो होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल, एक होता है 0 काल यानी कि शून्य काल। ये क्या होता है? नहीं, जो संसद होती है, संसद में कुल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? हाँ, बजट, मानसून जिसे ग्रीष्म कहते हैं, और फाइनली विंटर। 3 सत्र होते हैं कुल मिलाकर के, है ना? 3 सत्र होते हैं। 2 सत्रों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम, अधिकतम 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी कि 1 साल में कम से कम 2 सत्र कंप्लीट होने चाहिए, है ना? 6 महीने का गैप होना चाहिए। सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत की संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें एक ऐसा टाइम आता है जिसे कहते हैं शून्यकाल। तो ये शून्यकाल होता क्या है? अब जरा समझना, भारत की जो संसद अपना सत्र सेशन चालू करती है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर उसके बाद होता है भोजनावकाश, फिर होता है 2 बजे से 3-4 बजे तक। तो 11 बजे से 12 बजे का जो टाइम होता है उसे कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 11 से 12 का जो टाइम होता है उसको क्या कहेंगे? प्रश्नकाल। और 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। अब सवाल को ध्यान से समझो, अपने आप आंसर समझ आ जाएगा। पूछ रहा है भारत संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या मतलब होता है? संसद सत्र का प्रथम घंटा होता है क्या? प्रथम घंटा क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल कहलाएगा। दूसरा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। तीसरा, प्रश्न काल के पहले का समय, ऐसा है क्या? प्रश्न काल से पहले कोई समय ही नहीं, सेशन हो ही नहीं रहा 10 बजे। तो प्रश्न काल के ठीक बाद का काल। समझ आ रहा है? यही सब। हाँ, खान शून्यकाल के तुरंत बाद होता है, सॉरी शून्यकाल करो, प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है 11 से 12, 12 से 1, उसके बाद होता है भोजनावकाश। सिंपल। भारत में पहला नगर निगम कहां बनाया गया? ऑप्शन सुन लो, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। पहला नगर निगम कहां बनाया गया? कहां बनाया गया? जब हम तुम लोगों को अंग्रेजों के द्वारा प्रेसिडेंसीज पढ़ा रहे थे, 3 हमने बताया था 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। बंगाल,
और सबसे पहली जो पहला नगर निगम बना था वो मद्रास यानी कि तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में बनाया गया था, पहला जो बनाया गया था, है ना। ये बताया था मैंने आप लोगों को। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारा पानी यानी कि सॉल्टी झील, सबसे बड़ी यानी कि सॉल्ट लेक कहां पाई गई? सबसे बड़ी सॉल्ट लेक, खारे पानी की झील जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में है। बुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर में है ना। लोनार झील कहां है? सांभर झील कहां है? सांभर राजस्थान में। लोनार और लोकटक झील कहां है? बताओ, नाम सुना है? लोकटक झील, ये सब तुम्हारे ज्योग्राफी का पार्ट है, नहीं है? ये बहुत बढ़िया सवाल। क्या तुम, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मणिपुर में देखो लोकटक झील होगी आसपास। पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में इमरजेंसी फंड का उल्लेख मिल रहा है? इमरजेंसी फंड कितने प्रकार का फंड होता है? कितने प्रकार की निधियां होती है अपने देश में? 3 प्रकार की निधियां होती है, 3 प्रकार का फंड होता है अपने यहां। एक तो संचित निधि है ना, दूसरा इमरजेंसी फंड जो किसके कंट्रोल में होता है? प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। लेकिन उसकी निगरानी कौन करता है? सवाल यह है, इमरजेंसी फंड की निगरानी कौन करता है, देखभाल कौन करता है? नहीं, IMF वाले तुम्हारे देश की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। तीसरी संपत्ति बताओ कौन सी है? तीसरी निधि कौन सी है? पता करो, तीसरी निधि कौन सी है? पूछ रहा है किस आर्टिकल में इमरजेंसी फंड का उल्लेख मिलता है? आर्टिकल है 267। इसमें होता क्या है? जैसे जो संचित निधि का पैसा होता है, बिना संसद की परमिशन के वो पैसा नहीं निकाला जा सकता। निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाला जा सकता। मान लो इंडिया में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई हो, सडन कोई मेजर प्रॉब्लम आई और संसद एक्टिव ना हो, संसद काम ना कर रही हो, समझ आ रहा है ना? तो प्रधानमंत्री इस बात को राष्ट्रपति से बोल सकता है कि आप अपनी इमरजेंसी फंड में से पैसा निकालिए और दीजिए। समझ आ रहा है? तो इमरजेंसी फंड में से पैसा निकाल लिया गया बिना किसी कार्यवाही के। अब ये बताइए कि वो जो फंड इमरजेंसी फंड से निकाला गया है उसको कंप्लीट कैसे करोगे? यानी कि हाँ, जब बाद में सारी सिचुएशन हैंडल हो जाएगी तो जो संचित निधि का पैसा है उसमें से निकाल के जितना आपने निकाला है इमरजेंसी से उतना निकालो और किसमें डालोगे? इमरजेंसी वाले फंड में डालो। क्या ये आप लोग बताएंगे? सारा हम ही बताएंगे क्या? क्या बता रहे हैं? पब्लिक यही है क्या? देख लेना आप लोग एक बार। अगला सवाल सुनो। हाँ। अगला सवाल है कि बहुत सारे ट्रैवलर इंडिया में आए थे, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। एक सवाल है, पहला आदमी है विलियम हॉकिंस, नाम सुना है? विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस कहते हैं इसको। दूसरा रॉल्फ फिंच। तीसरा सर टॉमस रो। अगला निकोलस डाउंटन। एक एक के बारे में सुनो। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था, मैंने बताया था। हेक्टर नामक जहाज से आया था, सूरत बंदरगाह पर उतरा था, ठीक है ना, और आगरा में मिला था 1608 में। और आगरा में जहांगीर से जब मिला तो इसने तुर्की लैंग्वेज में बात की थी। जहांगीर इससे खुश हो गया था तो 400 रुपए का मनसब दिया था। ये सारी बातें बताई थी, 1608 की घटना। रॉल्फ फिंच 1588 में आया था, अकबर के टाइम में। रॉल्फ फिंच वो पहला व्यक्ति है जिसने इस बात को बताया। क्या बताया? कि आगरा और फतेहपुर सीकरी भारत के 2 ऐसे शहर हैं जो लंदन से भी बड़े हैं। ये कौन बोल रहा है? रॉल्फ फिंच बोल रहा है। किसके बारे में? आगरा और फतेहपुर सीकरी के बारे में। किसके टाइम में आया? अकबर के टाइम में आया। अकबर ने इस रॉल्फ फिंच को अपने यहां हीरा जो होता है, रत्न जो होते हैं, समझ आ रहा है, उसका प्रमुख बना दिया था, नौकरी दे दी थी अपने यहां। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि अकबर के टाइम में आने वाला ब्रिटिश यात्री जिसको जहांगीर ने हीरा या रत्न प्रमुख बनाया था, उसका नाम क्या है? रॉल्फ फिंच। अगला नाम है सर टॉमस रो।
ये 1615 में इंडिया आया था, जहांगीर के ही टाइम में आया था। जहांगीर से मिला कहां? अजमेर में, है ना। जहांगीर को इसने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। किसने? सर थॉमस रो ने। ये बात बताई थी मैंने, है ना, ये सब बताया था आपको। अगला सवाल, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 कौन जीता? महिला खिताब किसने जीता? दूसरा पूछ रहा है, रामसर साइट का नाम सुना आप लोगों ने कभी? कितनी है रामसर साइट भारत में? टोटल कितनी रामसर साइट हैं? 75। यूपी में कितनी है? लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी है? रामसर क्या है फिर? ये रामसर क्या है? रामसर क्या है? रामसर एक प्लेस का नाम है जो कहां पर है, गूगल करो पता चलेगा, ईरान में है। कहां पर है? ईरान में है। अगला सवाल पूछा यह जाएगा कि ईरान की संसद का नाम क्या है? जो इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स होती है, जिनको कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, और बहुत सारी साइट्स हैं। तो रामसर कहां है? ईरान में। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। ईरान की कैपिटल कौन सी है? तेहरान। क्या है? तेहरान। पूछ रहा है इसमें से कौन सा रामसर साइट यूपी में नहीं है, ये पूछ रहा है। सूर सरोवर, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुरिंसर मानसर झीलें। मैं नहीं सुना होगा। अगला सुने, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्या है। देखो सवाल सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2050 के लिए, 2050 के लिए नेट जीरो टारगेट रखा गया है। 2050 में नेट जीरो का टारगेट रखा गया है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना हमको। नेट जीरो 2050 मतलब क्या है इस बात को? इसका मतलब यह है कि देश को यानी कि इंडिया को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक लाना होगा। कार्बन उत्सर्जन की बात चल रही है, मैं जो बता रहा था। यानी कि इंडिया ने कहा है कि हम अभी नहीं उत्सर्जन कम करेंगे, तुम्हें कम करना है। हम कब कम करेंगे? 2050 में। इसे कहते हैं नेट जीरो, यही बता रहा था मैं। अगला सवाल, इसका मतलब यह है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगा। सवाल ही नहीं समझ आएगा क्या? बता रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति, यानी कि अगर कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है तो मुआवजा देना, कुछ हेल्प करना, क्षतिपूर्ति। इन्वायरमेंट से ग्रीन हाउस गैस होती है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण यानी कि उसको समाप्त करना तथा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्ब कर लेना। सवाल स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? पहला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? नेट जीरो का मतलब है कि इंडिया 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाके खड़ा कर देगा, यानी कि वो कार्बन उत्सर्जन करना बंद कर देगा। लेकिन इंडिया ने डेवलप कंट्री से डिमांड की है कि जो मैं 2025 में करूंगा वो तुम 2050 में करूंगा, वो तुम अभी करो। किससे डिमांड कर रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज से, अमेरिका और रशिया जैसे लोगों से। वो ये बोल रहा है कि तुम अभी करो, हम कब करेंगे? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जो अपने यहाँ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल है, क्या है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? एक बार। कब हुआ पहली बार? 42 अमेंडमेंट 1976, राइट। तो क्या क्या जोड़े गए थे? इंटीग्रिटी, है ना। सवाल यह है कि भारत की प्रस्तावना में कौन सा वर्ड नहीं है, यह सवाल पूछ रहा है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा वर्ड नहीं है? संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, एंड संघीय मतलब यूनियन। संघीय शब्द नहीं है अपने देश में।
है ना? तो हम यूनियन है या फेडरेशन है? हम फेडरल हैं या यूनियन है? हमारा देश कैसा कंट्री है, फेडरल या यूनियन? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, नॉट फेडरल ऑफ द स्टेट। फेडरल ऑफ द स्टेट अमेरिका है। चाहे आप यूनियन बोलेंगे चाहे आप फेडरल बोलेंगे, दोनों का मतलब होता है क्या, संघीय व्यवस्था। चाहे आप यूनियन बोलें चाहे आप फेडरल बोलें, दोनों का मतलब क्या, संघ। या यानी कि जो संघ शब्द है उसके लिए दो शब्द लाए जाते हैं इंग्लिश में, एक यूनियन और एक फेडरल। भारत संघ है राज्यों का लेकिन यूनियन है, नॉट फेडरल। अमेरिका संघ है राज्यों का ही लेकिन वो यूनियन नहीं है, वो फेडरल है। हाँ, अब लेकिन अभी संविधान में उनके है कि फेडरल है वो, यानी कि उनके स्टेट उनसे अलग होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, भारत के स्टेट भारत से अलग होने की पॉसिबिलिटी नहीं रखते किसी कीमत पर, अब नहीं रखते। और एक बड़ा शानदार सवाल आया है, ये एक बार नहीं हमें लगता 100-150 बार रिपीट मारा गया है इसको। एक पूछा गया पंचायती राज सिस्टम से पूछा जा रहा है, अशोक मेहता समिति, क्रोनोलॉजी में लगाना है। दूसरा एलएम सिंघवी समिति, BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता एंड GKB राव समिति। टाइम बताना है, कौन 1957 में है, कौन 1970 में है, कौन 1985 में है, 84 में, कौन 1986 में, ये टाइम बताना है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, देश में पहला भारतीय स्किल संस्थान कहां बनाया गया? अहमदाबाद, रोहतक, मुंबई, कानपुर। स्किल डेवलप करने के लिए एक संस्थान बनाया गया है, कानपुर में डेवलप करने के लिए स्किल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। हाँ, पहला देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, जीएसटी को किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया? जीएसटी को 101 संविधान संशोधन, उससे जीएसटी आया है। अच्छा, एक बात बताओ, 1991 में जब भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, तो एक बड़ी शानदार व्यवस्था लागू की गई थी जिसका नाम था LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, LPG की व्यवस्था लागू की गई थी। ये क्या है, LPG क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको उदारीकरण कहते हैं हम लोग। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां है भारत में? स्टैच्यू ऑफ पीस, वो यूनिटी है, वो यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, पीस नहीं है। बताओ कहां है? राजस्थान में है। कहां है? अच्छा, ये सबसे बढ़िया सवाल, ये तुम लोग 100% बता दोगे। भारत की जो संसद है उसमें बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, बहुत सारी कमेटियां यानी कि समितियां बनाई गई, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, है ना, बनाई गई कि नहीं बनाई गई? इसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो अपने यहां कैग होता है, CAG, है ना, कैग होती है ना, कैग का काम क्या है? ऑडिट तैयार करना, है ना, ऑडिट तैयार करना। किस चीज का ऑडिट तैयार करती हो? भारत में ऐसा कोई भी संस्थान जिसमें भारत सरकार का 51 का शेयर होगा, भारत में स्थापित कोई भी संस्थान जिसमें भारत सरकार का 51 का शेयर होगा, उन सभी को ऑडिट करने का राइट होता है किसके पास? कैग के पास। सिंपल परिभाषा है, यानी कि 51 का शेयर हो भारत सरकार का, उन सभी संस्थानों को, चाहे वो NTPC हो, चाहे गेल हो, चाहे सेल हो,
इन सबको ऑडिट करने का काम कैग करती है। कैग जो रिपोर्ट बना करके तैयार करती है, उसकी जांच कौन करता है? उस कैग की रिपोर्ट को कौन सी कमेटी जांच करती है कि तुमने सही किया है या गलत किया है? लोक लेखा समिति करती है। क्या कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। इसीलिए लोक लेखा समिति को कैग का आंख, कान, नाक, मार्गदर्शक सब कुछ कहा जाता है। लेखा, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। क्या सिंपल परिभाषा है कैग की कि जहां पर, हाँ वही समझ आया। अब इसको सुनो, प्राक्कलन जो कमेटी बनाई गई वो जॉन मथाई की सिफारिश पर बनाई गई। पहली बात तो जॉन मथाई नाम के एक व्यक्ति हुए, नाम सुनना पता चलेगा। प्राक्कलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यार? देखो जरा, हाँ एस्टिमेट कमेटी। तो प्राक्कलन, जो प्राक्कलन कमेटी है अपने यहाँ, वो जॉन मथाई कमेटी, जॉन मथाई के सिफारिश पर बनाई गई। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 30 मेंबर होते हैं, और सभी के सभी मेंबर लोकसभा के होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। जो लोक लेखा समिति बनाई गई है उसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल हो गए 22। प्राक्कलन कमेटी एंड लोक लेखा कमेटी, इन दोनों कमेटीज को एक साथ में जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत की जो सबसे पुरानी कमेटी है वो यही है। कौन सी? लोक लेखा समिति। इसको बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कब बनाया गया था? यानी कि सबसे पुरानी कमेटी कौन सी है संसद की? लोक लेखा कमेटी। हाँ, रणजीत सिंह ने, अभी यही तो तुमको पढ़ाना था, इससे सवाल पूछा गया। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ये बताएंगे बाद में जब पढ़ाएंगे। अच्छा, अपने यहां जो वोटिंग करने का राइट है वो 21 साल से घटा करके 18 साल किया गया। किस अमेंडमेंट के तहत? किस अमेंडमेंट के तहत 21 साल से वोटिंग राइट कर दिया गया 18 साल? बता। 42 ऑप्शन में नहीं। अच्छा, हाँ ऑप्शन में नहीं। हाँ, ये एक और बढ़िया स्टेटमेंट देखो। ये 4 व्यक्ति हैं, चारों में से एक व्यक्ति स्टेटमेंट बोल रहा है। कौन सा व्यक्ति है बताना है। क्या आप मुझे एक भी इंडिपेंडेंट कंट्री दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे एक भी इंडिपेंडेंट कंट्री दिखा सकते हैं जहां सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ के गए हैं। ये कौन बोल रहा है इस बात को? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है ये। यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए, सिंपल साधारण चुनाव होने चाहिए। हाँ, ये और ज्यादा बढ़िया सवाल है। राज्य और केंद्र दो होते हैं, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। क्या होता है? इन दोनों के बीच में रिलेशंस होते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हो रहे हैं अच्छे होने चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेशंस, ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ है? राज्य परिषद का निर्माण किया गया, अंतरराज्यीय परिषद बना है। क्या बना है? अंतरराज्यीय परिषद बना है। केंद्र और स्टेट यानी कि राज्यों के जो संबंध होते हैं उनको सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम है सरकारिया कमेटी। नाम सुना है इसका? हाँ, वही सरकारिया आयोग या सरकारिया कमीशन। मेरे सिर्फ ये सवाल आज आपको दिखाने का सिर्फ इतना मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किस लेवल पर जाके पढ़ना है।
बात समझ आ रही ना? और जो सुना भी है उसको जिम्मेदारी के साथ नहीं बोल सकते आप कि ये मैं करेक्ट कर रही हूं। कर पा रहे हैं ऐसा? नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है चीजों को लेकर। मुझे ये सब बता करके आपको डराना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ रियलिटी बताना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो फिलहाल, ये बताना है। यानी कि जो ताश के पत्तों की तरह मकान बना रहे हो वो बिखर जाएगा। समझ आ रहा ना? ये 2021 का पेपर है, आपको 2024 में या 23 में पेपर देना है। 2022 का पेपर देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। पीसीएस का बता रहा हूं, इससे टफ पेपर बना है 2022 का। यहां तो चीजें लगता है सुनी है कुछ, वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा, सुना ही नहीं है। मैंने वो सवाल आपके सामने डिस्कस किए हैं जो मुझे लग रहा था कि इसको शायद आपने सुना होगा। सारे सवाल थोड़े डिस्कस हुए हैं, वो सारे सवाल छोड़ दिए हैं मैंने जो मुझे लगता था कि ये पता ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो सवाल मैंने आपके सामने बोले हैं जो सवाल आपने, मुझे लगा कि ये आपने शायद सुना होगा। यानी कि जब तक प्री क्वालिफाई नहीं होगा तब तक मेंस कैसे लिखोगे, है ना? तो बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ो। ये मैं बात रोज बोलता हूं आपको जब भी आता हूं, है ना? बहुत स्मार्टली प्लान करो चीजों के बारे में। अभी तक किसी ने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं 50-60, वो किसी के पास है 5 साल 10 साल वाले? तुम्हारे पास? और किसी के पास है? तुम्हारे पास भी? उसको क्या करना है कि बढ़िया उसकी ग्रूमिंग वगैरह करके उसको दहेज में लेकर घर जाएंगे, हैं? उसको ग्रूम नहीं करना है, यहां ग्रूम करना है खुद को। बढ़िया कवर वबर चढ़ा के एकदम रखा है, हैं? ऐसा कुछ प्लान है क्या? कम से कम उन सारे सवालों पर 3 बार हाइलाइटर चलाओ और 2-3 बार कलम चलिए। रंग जानी चाहिए पूरी किताब, कोनो खोल कर देखे तो उसको लगे कोनो पढ़ाकू आदमी है। रंग जाए पूरी किताब कि 2023 में या 22 में जितने भी सवाल हुए हैं वो तुम्हारी नजरों से जाने चाहिए। और सिर्फ सवाल नहीं, सवाल में जो 4 ऑप्शन है उसके भी बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो। जैसे पूछ लिया उसने सरकारिया कमीशन, बता दिया फटाफट सरकारिया कमीशन ये इतने में आया, इसका अध्यक्ष ये, इतने कमेटी मेंबर थे, सब बता डाला आपने। तुरंत दूसरा ऑप्शन था बटलर कमेटी, बटलर कमेटी के बारे में पूरा बताया आपने। ये 1927 में आई, ब्रिटिश पैरामाउंसी को दिखाता था, जो अपने यहाँ की रियासतें थी उनके बीच के रिलेशन को सुधारने के लिए। बटलर कमेटी हो गई। यानी कि जितने भी ऑप्शन है वो ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहे हो और ऑप्शन के बारे में डिटेल पता हो आपको थोड़ी बहुत। ये सब कैसे होगा? कौन उतरेगा? कौन उतरेगा इसके लिए कि आप चलो हो गया है सब, अब हम आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल याद रहेगा, याद रहेगा। तुम प्लान नहीं कर पा रहे उस तरीके से, उस तरह से प्लान नहीं कर पा रहे हो। पेपर उठाओ, एक दिन में 5 सवाल ही करो, लेकिन वो 5 सवाल फिर सोते में भी कोई बोले तो तुरंत उत्तर दे दो। तुम ऐसा करो। 5 सवाल तैयार करोगी 50 सवाल तैयार हो जाएगा। 5 सवाल तैयार होने का मतलब 50 सवाल तैयार हो गए। तो वो 50 सवाल आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेगा। तो 50 घुमा के मिलेंगे ना आगे, सही हो जाएगा फिर। यही तो करना है, यही करना है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर आया, आंसर की किसी को मिल जाती, तुरंत टिक्का टिक्का मार के ये उत्तर इसका, ये उत्तर इसका। वही पूछेगा क्या वो अगली बार? पूछेगा नहीं, उससे रिलेट करता होगा। अगली बार घुमा के पूछेगा, तब तुम फंस जाओगे, तब दिक्कत हो जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जब तक इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक तुम किसी भी हालत में करंट नहीं समझ पाओगे।
कभी नहीं समझ पाओगे करंट। जब तक इन्वायरमेंट नहीं समझ में आएगी तब तक ये समिट नहीं समझ में आएगी। आएगी समझ में? नहीं आएगी। यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, और बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप करंट नहीं पढ़ पाएंगे। रट्टा मारते रहो, नहीं समझ में आएगा। समझ में आना चाहिए पहले बेसिक, और वही नहीं समझ में आ रहा हमको, इसलिए चीजें सुनी हुई नहीं लग रही हैं। जिस दिन पूरा पेपर लगे कि सुना हुआ है तो समझो बहुत बड़ा तीर मारा हमने। सुनना तो बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो सुना ही नहीं है। सुना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा, बस रिकॉल नहीं हो रहा है। अगली बार रिपीट मारेंगे तो सही हो जाएगा। पहली बात तो सुना ही नहीं है, तो सोचो कितना दूर हो तुम। जब सुना ही नहीं है तो कितना दूर हो। और जनरल क्लास की मेरिट बहुत बढ़िया जाती है ना? कितना सवाल आता है पीसीएस में, कौन पता है? सीसेट में कितना आता है और जीएस में कितना आता है, यही नहीं पता अभी तक कि सीसेट में क्या आएगा और जीएस में क्या आएगा। तो सिविल में क्या पता होगा? बताओ सीसेट में कितना पेपर आता है, कितना सवाल होता है, पता है? नहीं पता। ईमानदारी से बताना, नहीं पता है ना? 80 हो गए, सच में 80 हो गए कि कहीं आईएएस वाला तो नहीं बता रही है तुम? 80 किसमें आते हैं? 80 किसमें आते हैं? आईएएस वाले में। यूपी पीसीएस में भी तो सीसेट होता है, नहीं होता है? होता है। उसमें कितना आता है और क्या क्या आता है? क्या क्या आता है ये पता है? नहीं पता है। अब तुम्हें पता है? क्यों नहीं पता है? पता हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए ना, ईमानदारी से बताओ। पता होना चाहिए। कम से कम ये तो पता हो महाराज की सीसेट में कितना सवाल आता है, कितने पे क्वालिफाई करते हैं, क्या क्या आता है, ये तो पता हो ना। फिर जीएस में सवाल कितना आता है, कितने पे कट ऑफ जाती है, कि हम जनरल में हैं कि ओबीसी में है, तो ओबीसी की पिछली कट ऑफ कितनी गई थी। अगर पिछली कट ऑफ गई 70 क्वेश्चन पर, तो इसका मतलब हमें 80 पे दांव खेलना है इस बार। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछली कट ऑफ 100 में 70 पे गई, इस बार हमें दांव कितने खेलना है? 80 पर खेलना, तब आएंगे। तो देख लो तुम कहां खड़े हो। ये सब कौन करेगा? ये सब करने की जरूरत है कि नहीं है, पहले बताओ। नहीं पढ़ते रहो ऐसे राम कहानी, इतिहास का अलग विषय है, पॉलिटी का अलग विषय है, ऐसे पढ़ते रहो, फिर क्या दिक्कत है? तुम्हें जब सवाल तुम्हारे सामने होगा तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि कहां से पढ़ना है। क्या समझ में आएगा? कहां से पढ़ना है। हमारे पास अभी पूरी किताबें उठा दे तो इतनी मोटी किताब बनेगी, पूरा अगर हम उठा दे तो इतनी मोटी किताब बनेगी, पढ़ पाएंगे 1 महीना में हम? लेकिन मुझे ये पता है कि कितना पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। हमें ये पता है कि इसमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, बस उतना पता हमको, उतने में काम हो जाएगा। तुम्हें भी ये स्किल डेवलप करने की जरूरत है, और ये डेवलप कोई चमत्कार नहीं होगा, ये तभी डेवलप होगा जब तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। तुम्हें हमारी बातें बकवास लग रही होंगी, लेकिन बहुत बेहतर बात बोल रहा हूं मैं, अगर रिजल्ट चाहिए तो। अभी तो बहुत टाइम है, कभी भी पढ़ाया जा सकता है आपको, लेकिन आज से ये मेहनत करने की जरूरत है। जा करके आप कभी अगर देखना है कि कंपटीशन में जो लोग एस्पायरेंट हो कैसे मर रहे हैं, 5-5 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं और 8 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। उनका आने का मन नहीं होता है घर में, और हमारा डेली चौकाचौंध होता है हमारा खोपड़ी। कभी इनसे बतिया रहे हैं, कभी उनसे बतिया रहे हैं, कभी उनका फोन आ रहा है, कभी उनका मैसेज आ रहा है, हम सारा कुछ कर रहे हैं सिवाय पढ़ाई के। और जो आदमी 5 घंटे की क्लास अटेंड किया हो और 8 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो, उसी कोचिंग की लाइब्रेरी में, तुम सोचो उसको कब फाइट कर पाओगे? पढ़ते रहो इसे, फाइट कर पाओगे? सीटें बहुत लिमिटेड आती हैं। इस बार यूपी पीसीएस में सीटें कितनी बताओ जरा? 200 सीट है कि नहीं है? 200 से कम सीट है।
हाँ ऐसे सीट है, 200 सीट है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 170 के आसपास है, 170 टू 80 सीट है। अब फार्म भरने वालों की संख्या 5 से 7 लाख। कितने? 5 से 7 लाख फार्म भरे हैं। डरने वाली बात नहीं, उसमें 10,000 क्वालिफाई करना है प्री का, लेकिन ये है कि जिसने पढ़ा है वो निकालेगा। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी तरह, जैसे तुम अभी मक्कार हो ऐसे मक्कारी काट रहे हैं, तो तुम्हारे इस मक्कारीपन से तुमको ऊपर लाना है खुद को। घर वालों को पता चल रहा है बिटिया बहुत मेहनत कर रही है, इस बार लगता है तीर मार देगी, क्योंकि पापा मम्मी को पता ही नहीं है ना तो बिटिया कहाँ तीर मार रही है, कितना तीर मार रही है, किस तरह से पढ़ रही है, किस तरह से वो बताएंगे आपको। उनका काम है ये, उनका काम, बिटिया ने भैया पापा हमको 100 रुपया की जरूरत है ये लाना है, ठीक बेटा ले लो, वो दे दिए, उनका काम खत्म। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हो क्या? तुम अपने साथ जस्टिस कर पा रहे हो क्या? तुम अपने मदर और फादर के साथ जस्टिस कर पा रहे हो क्या? जो उन्होंने आपके साथ उम्मीदें लगा रखी हैं, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं? क्या नहीं उतर पा रहे हैं? इसके लिए जी तोड़ मेहनत की जरूरत है। और अगर एक बार पूरा सिलेबस तैयार हो गया तो भारत में ऐसा कोनो पेपर नहीं है जिसको तुम क्वालिफाई करने की क्षमता नहीं रखते हो। घुमा फिरा के सब सिलेबस वही है, नहीं है। चाहे यूपी पीसीएस दो, चाहे एमपी पीसीएस दो, चाहे बीपीएससी दो, दुनिया में भारत में कोनो भी पेपर दो, फिर तुम एक बार तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, तुम कोई भी पेपर हल करने की कंडीशन में हो नहीं हो। बस कुछ बेसिक बेसिक चीजें पता कर लेनी है। और मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं, इस दुनिया में ऐसा कोनो संगठन नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, और कोनो दुनिया में टीचर पैदा ही नहीं हुआ है जो ये गारंटी दे दे कि हम तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे। संभव ही नहीं। वो तुम्हारी सिर्फ समस्या को आसान बनाएगा, हल नहीं करेगा, सोल्यूशन नहीं उसके पास। पढ़ना खुद पड़ेगा तुम्हें, लेकिन इसके लिए अंदर से झील होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो एक दिन ओवर एज हो जाओगे धीरे धीरे, पता नहीं चलेगा कब हम 30 के हो गए और बहुत सारी वैकेंसी ओवर एज हो गए, टाइम ही चला गया, फरमाए नहीं भर पा रहे हैं अब क्या करें? तब संकट है कि नहीं? संकट है ये। तो अगर आज सोच लो तो 1 साल के बाद तुम इस कंडीशन में आओगे कि भारत का कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसको तुम क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं है। हर पेपर क्वालिफाई करने की स्थिति में हो तुम, बस बेसिक बातें पता हो जाए। सिलेबस उठाओ एक दिन अपने पास, हार्ड कॉपी में सिलेबस हो, सॉफ्ट कॉपी में नहीं। सिलेबस कहाँ हो? हार्ड कॉपी में सिलेबस रखो। सिलेबस में नीचे दिया हुआ एकदम पंचायती राज सिस्टम, वही उठाओ। पंचायती राज सिस्टम आज पूरा निपटा दो, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तब चाहे बलवंत पूछे, चाहे अशोक पूछे, चाहे एलएम सिंधवी पूछे, चाहे जेकेबी समिति पूछे, सब पता हमको। कौनों ने, किसने द्विस्तरीय बताया, कौनों ने 3 स्तरीय बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, सब पता हमको। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन वो क्लियर करके छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी पढ़ने चल रहे हो तो कॉन्टिनेंट पढ़ो। क्या पढ़ो? कॉन्टिनेंट। दुनिया की चीजें जब मैप में घूमेंगी तो बहुत सारा सवाल मैप के थ्रू सही हो जाएगा। स्मार्टली वर्क करो, स्मार्टली वर्क करो, कम लिखो। मतलब जो नोट्स बना रहे हो, क्यों नोट्स बनाना है? टाइम नहीं है तुम्हारे पास नोट्स बनाने का, क्यों करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हो? 1 साल का पूरा उठा लाओ ना, मैगजीन आती है कि नहीं आती है? लिखा है कि नहीं? पूरा डेटा लिखा हुआ है। जितना टाइम लिखने में वेस्ट करोगे उसको 5 बार रिवाइज करने में क्यों नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है? 5 बार रिवाइज कर दो, पूरी कॉपी रट जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम बच रहा है। चीजों को लिंक करना सीखो। फिर मेंस भी देना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, एथिक्स भी पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़नी है। नहीं पढ़नी है सब? ये सब पढ़ना है, क्योंकि ये ठेका तुमने लिया है तो पूरा कौन करेगा? तुम करोगे, है ना? लड़ाई तुम्हारी है तो लड़ोगे तुम। एक दिन में एक ही टॉपिक को चेस करो,
लेकिन कर डालो उसको। हम डेली ऐसे टारगेट लेके पढ़ते हैं। जिस दिन हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, घर नहीं जाते हैं। यहां अगर बंद भी हो रहा है तो नीचे खड़े होकर के पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता घर में जाएंगे तो वही रोना गाना खाना पीना मम्मी सुनाना। कम से कम जितनी देर नहीं जाएंगे तब तक तो टेंशन नहीं है ना। और तुम घर जाने के बाद तुमको कितनी टेंशन होती है सोचो। कोनो बकवास उधर से आ रही है, कोनो बकवास उधर से आ रही है, कोनो पानी मांग रहा है, कोनो चाय मांग रहा है, कोनो खाना मांग रहा है। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा तुम्हारे साथ? और इसको तुम छोड़ नहीं सकते। छोड़ दोगे तो लोग कहेंगे, ताना मारने लगे, बहुत बड़ी कलेक्टर बनी जा रही है तुम 10 मिनट में। ये हाँ, सारी पढ़ाई आज ही हो जाएगी, आज ही तुम कलेक्टर बन जाओगी। ये ताना भी सुनते हुए काम करना है। यानी कि पेशेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें रिप्लाई करना है। इसका मतलब रिएक्शन में और रिप्लाई करने में अंतर होता है। तुम कभी, तुम्हारी औकात नहीं है इस टाइम कि तुम रिएक्ट कर सको। रिएक्ट करना ही बंद कर दो, सिर्फ रिप्लाई करो। रिप्लाई क्या होता है? सोच समझ के बोला जाता है। बोले कि ना बोले ये सोचना है पहले। रिएक्ट तुरंत इमीडिएट बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? फिर बवाल हो जाता है। फिर बवाल होता है कि नहीं होता है? गदर मच जाती घर में। तो 10 मिनट का टाइम 1 घंटे में जाता है पूरा। इसलिए रिएक्शन से बचो। कौन बोल रहा है? हाँ भैया ठीक, जी जी। हाँ बोलना सीखो, गलत को भी हाँ बोलो। नहीं, ये जो लोग तुम्हारे बीच में मिल रहे हैं ये सब यहां से दिवालियापन का शिकार है। जो भी ये तुम्हारे बीच में व्यवधान उत्पन्न करने आ रहे हैं, वहां इनको समझो कि ये पगला गए हैं, ये हमारी जिंदगी और पगला देंगे। इनको रिप्लाई करना है, रिएक्ट नहीं करना है इनके साथ। रिएक्ट करोगे तो लड़ जाएंगे वो तुमसे, और लड़ गए तो तुम्हारा 1 घंटा खराब हो जाएगा। 1 घंटे में 4 आर्टिकल याद हो जाते तुम्हारे, है ना। तो लोगों से उलझना बंद करो, सबसे पहली बात ये। जितना कम उलझोगे उतना फायदे में रहोगे, है कि नहीं। अब जैसे आज हमने तुम लोगों को राजा रणजीत सिंह अगर भी पढ़ाना है, किताब उठा करके पढ़ना आज राजा रणजीत सिंह को। देखना पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है राजा रणजीत सिंह के साथ। इतने तो नाम, इतना तो खालसा, इतने तो मिसल, तुमको समझा नहीं आएगा कौन खड़क सिंह है तो कौन नैनिहाल सिंह है, कौन दिलीप सिंह है, और कौन रानी कौर है, कौन चांदा कौर है। उसी में अंग्रेज भी घुसे पड़े हैं। अभी देखना तुम जब राजा रणजीत सिंह पढ़ेंगे तो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। राजा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पेशवा इन्वॉल्व है, चीन इन्वॉल्व हो रहा है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है, ईरान इन्वॉल्व हो रहा है, समझ आ रहा है ना, रशिया इन्वॉल्व हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है ही है, राजा रणजीत सिंह इन्वॉल्व है, राजा रणजीत सिंह के दुश्मन इन्वॉल्व हैं, कश्मीर का राजा गुलाब सिंह डोगरा इन्वॉल्व है इसमें। और फिर राजा रणजीत सिंह की जो बेगम है, खुद की वाइफ जो है, वो कैरेक्टरलेस हो गई है। वो आप अलग आदमी सेट किए हुए, वो राजा रणजीत सिंह को मरवाने में फिराक बैठी है। उसने अपना अलग दल बनाया है। फिर आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है, इतनी खोपड़ी खराब हो जाएगी। और फिर राजा रणजीत सिंह के टाइम में उसके कोर्ट में आने वाले बहुत सारे ट्रेवलर हैं, जो उसको कभी कोनो को बोल रहा है कि ये नेपोलियन बोनापार्ट है, कोनो कुछ बोल रहा है, कोनो कुछ बोल रहा है। ये सारी बातें ध्यान में पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़नी है। यहाँ किताब में आओगे खोपड़ी खराब हो जाएगी। है? लेकिन ये सवाल पूछा जाना है। अभी तुम आज पढ़ के जाना, देखना एक बहुत शानदार है। उसमें बहुत छोटी सी लाइन में लिखा है जो तुम उसको आंखों से गुजार दोगे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं लिखा, छोटा सा लिखा हुआ है। राजा रणजीत सिंह के एक लीगल एडवाइजर थे जिनका नाम था फकीर अजीजुद्दीन। नाम सुनो, बहुत वीआईपी है। क्या नाम है? फकीर अजीजुद्दीन। मुसलमान है। हुआ ये कि राजा रणजीत सिंह के पास ब्रिटिश आर्मी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी किसके पास थी? अंग्रेजों के पास, इंडिया में। उसके बाद सबसे बड़ी आर्मी किसकी थी? तो राजा रणजीत सिंह की। राजा रणजीत सिंह से ज्यादा भद्दा, ज्यादा कुरूप दुनिया में उस समय कोई नहीं था। यानी कि दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान थे। कौन? राजा रणजीत सिंह। उसके बावजूद उन्होंने कम से कम 400 बेगम मेंटेन की थी। 400 महिलाएं उनके पास थी, दुनिया के सबसे भद्दे बदसूरत इंसान होने के बाद। और उनकी बाईं आंख खत्म हो गई थी, चेचक हो गया था उनको, बाईं आंख खत्म हो गई थी। तो एक व्यक्ति, एक मुसलमान है,
जो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुरान पर कुछ कमेंट करके बहुत बढ़िया ग्रूमिंग वगैरह करके एक कुरान बनाई, उसको मार्केट में निकला बेचने के लिए। बट उसने मेहनत बहुत ज्यादा की थी, तो उस प्रति की कीमत बहुत ज्यादा थी। फकीर अजीजुद्दीन मुसलमान था, तो इसलिए कुरान में उसका इंटरेस्ट बढ़ा। उसने देखा तो किताब की कीमत ज्यादा थी, उसमें पैसा नहीं था, तो हाँ भैया पैसा ज्यादा है, ज्यादा मांग रहा, हम ले नहीं पाएंगे। इस बात की जानकारी जब राजा रणजीत सिंह को पता चली, तो राजा रणजीत सिंह ने उस कुरान की प्रति को खरीद लिया, उससे ज्यादा पैसा देकर के। तो फकीर अजीजुद्दीन बड़ा सरप्राइज हुआ। उसने कहा महाराज एक बात बताओ, आप तो इस्लाम धर्म को मानते नहीं हो, आप सिख धर्म को मानते हो, तो आपने इसकी दोगुनी कीमत देकर के क्यों खरीदी? क्या इंटरेस्ट है आपको कुरान में? उसने कहा, राजा रणजीत सिंह ने, कि मेरे भगवान ने और तुम्हारे भगवान ने, तुमको दो आंखें दी है, मुझको एक आंख दी है। बचपन से मुझे एक आंख दी है। मुझे मेरे भगवान ने एक आंख ही इसलिए दी है ताकि मैं अपनी प्रजा में दो आंख ना कर सकूं। क्या ना कर सकूं? दो आंख ना कर सकूं। ये सवाल पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किस आदमी का है? तो राजा रणजीत सिंह का है। इसको देखना, शायद स्टेटमेंट मिले या ना मिले। बहुत स्टेटमेंट हल्का है, तुमको समझे नहीं आएगा क्या बोल रहा है आदमी, क्यों बोल रहे आदमी। ये बात यहां से आ रही है। अब इस बात को बताओ कि अगर ये सोते हुए ये बात तुमसे कौन पूछे, तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। इसको रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं। अब अगर कौन पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी किसकी थी और दूसरी किसकी थी, तो ब्रिटेन की और राजा रणजीत सिंह। इनकी दो राजधानी लाहौर में थी, एक लाहौर में थी, एक अमृतसर में थी। क्यों थी? ईरान क्यों था? अफगानिस्तान क्यों था? रशिया क्यों था? फ्रांस क्यों शामिल था? इन सबकी अपनी एक स्टोरी है जो किताबों में नहीं है, जो किताबों में नहीं है। तो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम को आसान बना रहा हूं, सोल्यूशन नहीं हमारे पास। सोल्यूशन तुम्हारे पास है कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा ना। ईमानदारी से मेहनत करो। मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि एक साल अपने साथ अपने जीवन को सिर्फ खुद के लिए जियो, सब कुछ भूल जाओ। एक साल में तुमसे बेहतर जिंदगी किसी की होगी नहीं तुम्हारे पूरे सोसाइटी में। खाली ये एक साल अपने आप को दो। एक साल में बेहतर माइंड की ग्रूमिंग हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि तुम्हें कि सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। बस एक साल प्रॉपर अपने आप को दो। डेली 6 घंटे प्रॉपर नींद लो, बराबर नींद लो। अगर घर से विद्रोह करना पड़ रहा है तो कर दो, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है ना। समाज तुमको ताने मार रहा है तो ताने बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैंने बोला रिप्लाई करना है, रिएक्ट नहीं करना। अगर तुम्हें इस बात को लग रहा है कि घर में बैठ के नहीं पढ़ाई हो सकती है, तो कहीं जाकर के बच्चों को कोचिंग पढ़ाओ, 2000 कमाओ, 2000 रुपए रेंट पे रहो, घर में मत रहो, घर छोड़ दो अगर जिंदगी चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि घर में पढ़ाई नहीं हो सकती, क्यों? अपने रूम में जो व्यक्तिगत तुम्हारा रूम है उसमें क्या होगा? तुम पढ़ रहे थे, नींद आ गई, सो जाओ, तुरंत सो जाओ। लेकिन उस 3 घंटा सोने के बाद जब उठोगे ना, फिर तुम 8 घंटा पढ़ोगे, तुमको नींदें नहीं आएगी। पता चला तुम 4 बजे पढ़ रहे थे रात को, दोपहर में 2 बजे पढ़ रहे, तुमको भयानक नींद आई, क्योंकि आती 2 बजे नींद, और तुम 2 बजे सोए और उठे 6 बजे, 4 घंटा सो गए। अफसोस नहीं करना है, बस बहुत बढ़िया, मजा आ गया, 4 घंटे सो लिए। अब पढ़ो, अब रात के 3 बजे तक पढ़ोगे। अब 4 बजे तुम 6 बजे उठे ना, तो अब रात को 3 बजे तक पढ़ोगे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट सब सो गए हैं, अब तुम पढ़ रहे हो। कौन फोन करेगा? कौन मैसेज करेगा? नहीं करेगा, बस बात करो। अब पढ़ो तुम 3 बजे तक, 4 बजे तक। कॉन्फिडेंस कितना बढ़िया आएगा, तुम अपने आप को बोलोगे अरे आज 4 बजे तक पढ़ाई, फिर तुम तान के सो 8 बजे तक। ऐसा घर में कर सकते हो क्या? घर वाले मार्क भगा देंगे तुमको। ये सब बकवास बात है, सब उल्टा काम हो रहा है इसके साथ। लेकिन ऐसा कहां कर सकते हो? अपने रूम में कर सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है तो विद्रोह होना चाहिए। चलो आप नाराज रहोगे ना, और जिस दिन ये आके सूचना देंगे पापा कलेक्टर हो गए, पापा कहेंगे बहुत बढ़िया बेटिया, तुमने बहुत बढ़िया कदम उठाया था उस दिन तुम्हारे लिए गए हर डिसीजन का सम्मान किया जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम विद्रोह करोगे उस दिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 गुना बढ़ जाएगी, जवाबदेहिता जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। तुम, इसका मतलब तुमने कुछ
उल्टा सीधा तुम्हारे खोपड़ी में चल रहा, तब घर से भागी हो तुम अपने मन का नहीं कर पा रही थी। इसके लिए भी तैयार रखना है खुद को। गलत कह रहा हूं मैं? बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। दोगुनी अभी यहाँ घर में रहो, चलो नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ, पापा शादी कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम विद्रोह करके गए, नहीं हमें रहना बाहर, फिर और नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? ये सोच के जाना बाहर। लेकिन अगर एक बार तुमने विद्रोह कर दिया और बाहर निकल आए, तो तुमसे बेहतर इंसान कोई मिलेगा नहीं, ये समझ लेना। क्योंकि मजा वही है जब हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, जब हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। क्योंकि जब नींद आ रही तब सो रहे हैं, और जब मन हो रहा तब पढ़ रहे हैं, इसका मजा अलग है। सोने के बाद जब आदमी पढ़ता है ना, अफसोस नहीं जाहिर करना कि हम सो गए यार 4 घंटा, नहीं, सोना भी तो है। चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा? बिना नींद के ग्लो आता है क्या? इससे ग्लो नहीं आता है। नींद सिर्फ तुम्हारी थकावट, इसलिए नींद लेनी है ताकि तुम्हारी जो बॉडी थक चुकी है उसको रिलैक्स मिल जाए। ग्लो तब आएगा जब तुम्हारे पास एसडीएम या डीएम की पोस्ट होगी, अपने आप निखार आएगा, फेयर लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां से आप बूस्ट कर रहे हैं खुद, फिर पूरा ग्लो आता है चेहरे पर। तब दुनिया की कोई क्रीम नहीं काम करती, बढ़िया एकदम चांद की तरह चेहरा चमकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट इतना होता है आदमी के अंदर। यहां से कोई दिक्कत नहीं होती, सब रिलैक्स होता है, बहुत बढ़िया, आनंद आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन इसके लिए आज करना पड़ेगा। नहीं, कोई समस्या नहीं, जैसा चल रहा है, दुनिया चल रही है, हम भी चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तुम्हारे पास ये ऐसा संस्थान है, और दूसरे संस्थान में जाओगे तुम्हें टीचर का नंबर ही नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा संस्थान है, यहाँ कानपुर में जितने संस्थान है बहुत आसानी से, यहाँ और का तो नहीं बता सकते, सारे टीचर के नंबर मिल सकते हैं, है ना, आसानी से। तुम सवाल हल कर रहे हो, तुम्हें नहीं आ रहा, सर व्हाट्सएप करो, सर ये नहीं समझ में आ रहा, कल पूछना है। अब टीचर की खोपड़ी खराब रहेगी इस बात को कि इसको उत्तर ढूंढ के लेके आना, क्योंकि बताना बच्चे को। और तुम जब पूछोगे ही नहीं तो हम क्यों बताएंगे? हमें आकाशवाणी हो रही है क्या? हमें आकाशवाणी हो रही, तुम्हें कौन सा नहीं आता है? इससे किसका सुधार होगा? तुम्हारा नहीं। ऐसा पढ़ो, अपने आप देखना 1 साल बाद मजा आ जाएगा।